Hello students, welcome to Anthroशाला and अभी after the preliminary examination everybody is going to start their anthropology journey और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि अभी आप जैसे ही एंथ्रोपोलॉजी की नोटबुक्स खोलेंगे या फिर अपने आप नोट्स जो है वो पुराने पढ़ेंगे या फिर आप जो है सिलेबस पढ़ेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके अंदर देयर आर टू थ्रेट्स जो कि आप जनरली फेस करेंगे। जो पहली थ्रेट होती है दैट इज द ड्रॉप ऑफ कॉन्फिडेंस, कि जैसे ही आप अपने नोट्स खोलते हो कईयों को तो ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि क्या ये मैंने ही लिखा था, क्या ये मेरी ही जो है वो कल्पना से आया हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो उससे जो है वो बेसिकली यू स्टार्ट टू फील ब्लैंक कि पता नहीं एंथ्रोपोलॉजी तो मैं बिल्कुल ही छोड़ चुका हूं। और इसके अंदर इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर वो बच्चे आते हैं जिन्होंने जनवरी के अंदर अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी थी, मेंस की प्रिपरेशन या फिर एंथ्रोपोलॉजी की प्रिपरेशन छोड़ दी थी, एंड उनका पूरा का पूरा जो एक फोकस था इट वाज शिफ्टेड टुवर्ड्स द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो अभी आपका जो माइंड है वो उस फ्रेम में नहीं है कि वो पुरानी जो सब्जेक्टिव चीजें इस ऑप्शनल की आपने प्रिपेयर कर रखी थी वो सारी की सारी चीजें वो दोबारा फिर से रिकॉल कर पाए। तो एक तो ये थ्रेट है, एंड मेनी पीपल जो कि इस थ्रेट से बच जाते हैं वो दूसरी थ्रेट फेस करते हैं। दूसरी थ्रेट होती है गोइंग इनटू द डेप्थ, कि आप सबसे पहले अपने नोट्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप सिलेबस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आप ऐसा सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर हमारे पास फला फला स्कॉलर का व्यूज नहीं है, या फिर इसके अंदर जो है स्कॉलरली व्यूज हमारे पास कम है, इसके अंदर अगर थ्योरी पूछ ली गई तो वो कैसी जो है वो हम पूछेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो लोग एक्सटेंसिव वैल्यू एडिशन की तरफ चले जाते हैं। तो पहली तो चीज मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि वैल्यू एडिशन इज नॉट द आइसोलेटेड एंटिटी। ऐसा कभी भी इस जाल के अंदर आपको नहीं फंस जाना है इस कि आप पढ़ते चले जाएंगे, वैल्यू एडिशन करते चले जाएंगे और इसी से आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, नहीं। ठीक है, दिस इज द फॉरमोस्ट मिस्टेक जो कि ज्यादातर सीरियस एस्पिरेंट्स करते हैं। आंसर राइटिंग एंड वैल्यू एडिशंस दे गो हैंड इन हैंड। आप सबसे पहले बेसिक्स प्रिपेयर करते हो, बेसिक्स प्रिपेयर करने के बाद आप ये देखते हो कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस का फ्रेम कहां पे है, यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का स्कोप कहां पे है, एंड देन फिर उसके बाद आप वैल्यू एडिशंस के लिए जाते हो। और वैल्यू एडिशंस अगेन जैसे आप आंसर राइटिंग करेंगे, टेस्ट सीरीज करते हो या फिर आप रेगुलरली डेली आंसर राइटिंग करते हो, एवेल्युएटर से चेक करवाते हो, तो वो आपको वैल्यू एडिशंस देना स्टार्ट कर देता है कि यहां पे इस चीज को ऐड कर सकते हो, यहां पे इस चीज को ऐड कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो और आप देखते हो कि बेसिकली मेरे पास जो है वो सारे के सारे टॉपिक्स के नोट्स हैं, एंड देन देयर इज वन पर्टिकुलर टॉपिक जहां पे मुझे हल्की सी जो है वो अपनी कुछ वीकनेस लग रही है कि इसके अंदर मैं डेटा पॉइंट्स ऐड कर लूं, बस दैट इज इट। ठीक है, सो दीज आर द टू थ्रेट्स दैट यू आर गोइंग टू फेस। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है? इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है दैट इज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी का भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैरिज चैप्टर का, या फिर यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है सोशल स्ट्रक्चर और सोसाइटी, ठीक है, दैट इज 2.2। तो आपने 2.2 के अपने नोट्स निकाले, ठीक है, अपने नोट्स देख लो एक बार जल्दी से कि ठीक है, आपने सोसाइटी की डेफिनेशन लिख रखी है, आपने ये दिखा रखा है कि कल्चर क्या होता है, सोसाइटी और कल्चर में डिफरेंस क्या है, वो टॉपिक आ रखा है। फिर उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, सोशल एसोसिएशन क्या है, ग्रुप क्या है, उसकी डेफिनेशन लिख रखी है आपने। फिर उसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में आपने कुछ कुछ चीजें लिख रखी हैं, एंड देन गो विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद जस्ट मेक दिस काइंड ऑफ माइंड मैप। ठीक है, ये माइंड मैप मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल दूंगा, तो वहां पे भी आप ये माइंड मैप्स को जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एंथ्रोपोलॉजी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस है, दैट इज चैप्टर 2.2 ऑफ द पेपर फर्स्ट। ठीक है, अब इस चैप्टर में से मेजरली आपके पास 5 थीम्स है। ठीक है, पहला थीम जो है दैट इज द फाउंडेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर।
अब फाउंडेशन क्या है? दो चीजें हैं फाउंडेशन के अंदर, यहां से ही सवाल पूछे जाते हैं। जो पहली चीज है दैट इज द सोसाइटी एंड कल्चर, कि आपको सोसाइटी एंड कल्चर के बीच में एक कंपैरिजन और कंट्रास्ट मैप जो है वो जनरेट करना है। ठीक है, तो यहां पे आपको अलग अलग जो एक व्यू पॉइंट्स हैं वो आपको जो है वो दिखाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ज्यादातर सोशियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि सोसाइटी क्या होती है, दिस इज द ऑर्गेनिक सोशल वेब, या फिर दिस इज द वेब ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द कल्चर, दे आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन विच दीज रिलेशनशिप्स दे आर मेड। तो बेसिकली इसी को हम ये कहते हैं कि जो आपके पास ऑर्गेनिक है दैट इज द सोसाइटी, लेकिन जो आपके पास सुपर ऑर्गेनिक है दैट इज द कल्चर। ठीक है, अब एक जो है वो स्कूल ऑफ थॉट ये है जो कि बेसिकली फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट से ये जो आर्गुमेंट है वो आता है। द सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट इट कम्स फ्रॉम द सिंबॉलिक स्कूल या फिर इंटरेक्शन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। वो ये कहता है दैट द सोसाइटी एंड कल्चर दे आर नॉट द डिफरेंट एंटिटीज बट दे आर कंप्लीमेंट्री विद ईच अदर। तो जैसे वो कहते हैं कि अगर कोई मीनिंग बनाना है या फिर कोई सिंबल बनाना है, दैट सिंबल हैज टू बी क्रिएटेड बाय द सोसाइटी, बट ये सिंबल जो है वो इट विल बी कल्चरली अवेलेबल इन द बुक्स। तो आपके पास सिंबल्स जो है वो एक्टिवली क्रिएट होते रहते हैं, उनके मीनिंग्स एक्टिवली क्रिएट होते रहते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द कल्चर, इन एनी बुक, इन एनी परवर्ब, इन एनी स्टोरी, इन एनी फोकलोर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो है वो दीज आर टू इंपॉर्टेंट थीसिस ऑफ इट। ये समझ में आ गया? चलो, फिर उसके बाद बात आती है सोशल स्ट्रक्चर की। अब सोशल स्ट्रक्चर क्या होती है? इसकी बड़ी सिंपल सी जो है वो, क्योंकि यूपीएससी ज्यादा सोशल स्ट्रक्चर के अंदर जाता नहीं है, तो सोशल स्ट्रक्चर जो है वो अगेन इसकी अलग अलग डेफिनेशंस, और खास करके रेडक्लिफ ब्राउन ने सोशल स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिफाइन किया है। तो रेडक्लिफ ब्राउन सोशल स्ट्रक्चर को रोल एंड स्टेटस के जरिए जो है वो डिफाइन करते हैं। तो कम से कम इतना जो है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आप दूसरी चीज के ऊपर आ जाते हो, इसी से बात आती है रोल एंड स्टेटस की। अब रोल एंड स्टेटस से अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। जो पहली चीज है वो ये है द कंसेप्ट ऑफ द स्टेटस एंड रोल। अब ये जो कंसेप्ट है स्टेटस एंड रोल का, ये ज्यादातर दो लोगों के लेखे लगता है, या फिर ये दो लोगों ने कंसेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। द फर्स्ट इज द फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव या फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन, जो कि आपके पास जो है वो कहता है कि एक इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन आपको ये बता रहा है कि आपका रोल एंड स्टेटस क्या है, वो आपको इसके रिगार्डिंग डिसिप्लिन करता है विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड उसी हिसाब से आप सोसाइटी के अंदर एक्ट करते हो, और इस तरीके से आपके पास जो सोशल स्ट्रक्चर है वो आपका बन जाता है। तो एक तो बड़ी सिंपल सी ये डेफिनेशन है। जो दूसरी चीज है दैट कम्स फ्रॉम द साइड ऑफ गॉफमैन। ठीक है, तो गॉफमैन जो है वो अगेन रोल कन्फ्लिक्ट और स्टेटस कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद स्टेटस टाइप्स, आपके पास एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस जो है वो क्या होता है, दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्या है, और दोनों के बीच में संबंध क्या है। अब दोनों के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में अगेन आपके पास पैरी बोर्डो ने बड़े अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जिसका एस्क्राइब्ड स्टेटस अच्छा है उसका धीरे धीरे जो मेरिटोक्रेसी है या फिर उसका अचीव्ड स्टेटस भी जो है वो अच्छा हो जाता है। सो दे आर नॉट कंट्रास्टिंग विद ईच अदर, रादर दे आर कंप्लीमेंट्री। ठीक है, अब देखो यहां पे हो सकता है कि आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन आपको ना याद आए, गॉफमैन ना याद आए, लेकिन इनके आर्गुमेंट्स जो है वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिपीट माई सेल्फ, द नेम ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट बट द आर्गुमेंट्स आर, कि आर्गुमेंट्स किस तरीके से दिए जा रहे हैं। ठीक है, और उन आर्गुमेंट्स को आप किस तरीके से लिख रहे हो, दोज थिंग्स दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसके बेसिस क्या है? ठीक है, बेसिस आपके पास सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का बेसिस जो है वो रिचुअल भी हो सकता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का बेसिस जो है वो आपके पास पॉलिटिकल पावर भी हो सकता है।
सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का बेसिस आपके पास जो है वो इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का बेसिस जो है वो आपके पास आपका ट्रेडिशन भी हो सकता है। तो रिचुअल के बेसिस के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल लुई डमो कहते हैं कि आपके पास जो है वो कास्ट सिस्टम बना है, ठीक है। पॉलिटिकल पावर के बेसिस के ऊपर अगेन कास्ट सिस्टम को किसने समझाया है? एम.एन. श्रीनिवास ने समझाया है। देन उसके बाद आपके पास क्लासेस बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक्स। देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्टीज और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशन आपके पास जो है वो जेरेंटोक्रेसी बनती है कि जो बूढ़े लोग हैं समाज के अंदर, उनका जो रुतबा है वो ज्यादा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आपके पास जो है व्हाट आर द डिफरेंट बेसिस ऑफ पावर, इसके अंदर ये जो बेसिस हैं दे आर इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद बेसिकली व्हाट आर द टाइप्स और द फॉर्म्स ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट, क्लास, स्टेट, रेस, ठीक है। और इनको अलग अलग लोगों ने किस तरीके से समझाया है। कास्ट को कैसे समझाया है, क्लास को किस तरीके से आपके पास जो है वो मार्क्स ने समझाया है, और मार्क्स के अगेंस्ट जो आपके जो जिनके पर्सपेक्टिव्स हैं उन्होंने जो है वो कास्ट को किस तरीके से समझाया है, ठीक है। खास करके वेबर ने किस तरीके से जो है वो चीज़ों को समझाया है। एंड देन फिर उसके बाद व्हाट इज एस्टेट, एस्टेट के ऊपर ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। देन उसके बाद रेस किस तरीके से रेसिज्म के अंदर जो है वो ट्रांसलेट करती है, हल्का फुल्का आपको नॉलेज होना चाहिए। और बेसिकली यही सवाल आपके पास जो है वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर दैट इज चैप्टर 9.5 वहां से जो है वो पूछा जाता है। तो धीरे धीरे जब आप ऐसे मैप्स बनाना स्टार्ट करोगे, यू विल बी एबल टू सी कि आपके जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन द डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेबस, वो आपके जो है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस? फंक्शनिस्ट अप्रोच क्या है, मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है, वेबेरियन अप्रोच क्या है, और इसके अंदर जो है वो आपके पास अगली अप्रोच आ जाती है दैट इज ए सिंबॉलिक अप्रोच, ठीक है। तो ये अप्रोचेस करनी है, इसमें से सवाल पूछे जाएंगे। देन उसके बाद क्रिटिकल एग्जामिनेशन। क्रिटिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपको बेसिकली ये चेक करना है कि सरकार इतना सारा कुछ कर रही है लेकिन फिर भी इनइक्वालिटी ऐसी की ऐसे, या फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कभी जो है वो खत्म क्यों नहीं होता है, कि जाति क्यों कभी नहीं जाती, ठीक है, कि कास्ट जो है वो कभी इंडिया से जो है वो क्यों नहीं जा रही है। अब उसके जो है वो अलग अलग कारण बन जाते हैं। पहला कारण होता है कि आपके पास जो है वो एक रिचुअल बेसिस बन जाता है। दूसरा कारण है कि आपके पास जो है वो देन पॉलिटिकल पावर इट इज विद इन दी हैंड्स ऑफ यू, जो कि चाहते नहीं है कि कास्ट जो है वो चली जाए। देन उसके बाद देर आर इनक्लोजर्स। आप अपने इनक्लोजर्स बना लेते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपनी ही जाति के अंदर शादी करते हो, फिर उसके बाद जब एक बार इनक्लोजर्स बन जाते हैं तो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस और ज्यादा पक्के कर देते हो, और उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाने के लिए आप अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बना देते हो, सो दैट दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस दे आर फॉलोड प्रॉपरली, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस आपके पास जो है अगेन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो कभी जाती नहीं है। सो देन उसके बाद अगला द थ्योरीज द इंस्टीट्यूशंस एंड द थ्योरिस्ट्स। आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन हो चुका है, एल्विन गॉफमैन ने टोटल इंस्टीट्यूशंस का क्या कंसेप्ट दिया था, यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जस्ट इसको एक बार दिमाग में रख लेना। फिर उसके बाद बेसिकली आपके पास अलग अलग सोसाइटीज के अंदर से कुछ ना कुछ सवाल बहुत पहले पूछे जाते थे, 93 वगैरह उस टाइम के ऊपर। तो पोलियंड्रस सोसाइटी से एक सवाल पूछा जा चुका था, जिसके इंडियन एग्जाम्पल्स जो है वो थोड़े बहुत आपको याद रखने थे, और आपके पास पोलियंड्री क्यों होती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ सवाल जो है वो पूछा गया था, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप इसको काट भी देंगे तो देयर आर मेजरली 4 डायमेंशंस, और इन डायमेंशंस में से आपके पास जो है वो कितना आपको चीजें याद आ रही हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक्टिव रिकॉल होता चला जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो अगले साल सवाल पूछे जाएंगे, वो भी एग्जैक्टली इन्हीं डायमेंशंस में से पूछे जाएंगे। सोसाइटी एंड कल्चर में से पूछ लिया जाएगा कि सोसाइटी एंड कल्चर हाउ दे आर कंट्रास्टिंग एज वेल एज कंप्लीमेंटिंग विद ईच अदर। तो ये थोड़ा सा एनालिटिकल एडवांस्ड क्वेश्चन बन गया, सेम पॉइंट्स हैं, कुछ जो है वो ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद हो सकता है कि रोल कन्फ्लिक्ट और स्टेटस कन्फ्लिक्ट में से क्वेश्चन पूछ लिया जाए,
ठीक है। हो सकता है कि आपके पास ये आपसे पूछा जाए कि आपके पास जो सोशल स्ट्रक्चर है या फिर जो स्टेटस एंड रोल है वो ड्रामाटर्जी के साथ, जो कि गॉफमैन का कंसेप्ट है, उसके साथ कैसे लिंक्ड है। क्योंकि आपके पास आपका, अब मैं बचपन में पैदा थोड़ी ना हुआ था पढ़ाते हुए, ठीक है। ये जो है वो धीरे धीरे मैंने कला सीखी है पढ़ाने की। और ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है वो मुझे अभी क्लासरूम से पहले कुछ बहुत बड़ी प्रेपरेशन करनी पड़ती है, बट रादर व्हेन आई सी अ पर्टिकुलर कैमरा और व्हेन आई सी द स्टूडेंट्स, दे आर द सिंबल्स फॉर मी एंड दिस बिकम्स अ स्टेज। और बेसिकली मैं अपना एक रोल प्ले कर रहा होता हूं उसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ड्रामाटर्जी। और मुझे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने यह समझाया है दैट हाउ टू एक्ट अराउंड इट, ठीक है। तो इसी चीज को आपके पास गॉफमैन जो है वो बताते हैं। और गॉफमैन बताते हैं कि बेसिकली जब आपके पास एक पर्टिकुलर स्टेटस या फिर एक पर्टिकुलर रोल, क्योंकि मैं बहुत सारे रोल निभा रहा हूं, मैं यहां पे एक टीचर के रोल के अंदर हूं, मैं जैसे ही बाहर जाऊंगा तो हो सकता है कि मैनेजमेंट के रोल में आ जाऊं, जैसे ही मैं और ज्यादा आगे जाऊंगा तो आपके पास जो है वो मैं पतिदेव के रोल में भी आ जाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ दिस रोल शिफ्ट इट इज विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स, कि मैं सिंबल्स को देखता हूं और सिंबल्स के हिसाब से मेरे रोल जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ रोल इतने ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं कि वो दूसरे रोल्स के साथ कंफ्लिक्ट में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां पे रोल कंफ्लिक्ट की बात आ जाती है। फिर उसके बाद एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस है। अगेन बार बार सोशल कैपिटल से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज सोशल कैपिटल। जिस कास्ट के अंदर आपका बर्थ हुआ है, बेसिकली वो पर्टिकुलर कास्ट आपको कुछ पैसा दे रही है और पैसे के साथ साथ आपको कुछ कनेक्शंस दे रही है सोसाइटी के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक बनिए का के लिए एक परचून की दुकान खोलना काफी इजी है, कोई शॉप खोलना काफी इजी है विसा विस अ पर्टिकुलर जाट। क्यों? अब इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है दैट हम ये कह देंगे कि वो जो है वो मानसिकता नहीं है, मानसिकता की बात नहीं है इसके अंदर। रादर इट इज ऑल अबाउट द कनेक्शंस, दो सोशल कनेक्शंस, ठीक है। बनिए के पास सोशल कनेक्शंस ऑलरेडी हैं, जाट के पास अभी उसके सोशल कनेक्शंस बनाने की जरूरत है। और हो सकता है कि सोशल कनेक्शंस इतने ज्यादा डिफिकल्ट हों कि वो कभी बना ही ना पाए, ठीक है। तो इसी को सोशल इनक्लोजर कहा जाता है और पैरी बोर्डो सोशल कैपिटल और कल्चरल कैपिटल के थ्रू इस चीज को समझाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है सोशल कैपिटल या कल्चरल कैपिटल से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देन उसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसके ऑलमोस्ट सारे डायमेंशंस कवर हो चुके हैं, जो भी पूछा जाएगा इसमें से ही पूछा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास हो सकता है कि अभी टोटल इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे चल के जो है वो पावर के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो मेक दिस काइंड ऑफ माइंड मैप, ठीक है। और मैं माइंड मैप्स वगैरह को अपलोड भी करता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि आगे चल के लेक्चर्स इसके ऊपर लेना स्टार्ट कर दूं, सो दैट जो आपकी रिवीजन्स हैं वो इजी होती चली जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों के अंदर से जो है स्किम करना है, ठीक है। स्किम करते जाओ, बढ़ते चले जाओ, स्किम करते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। और फिर उसके बाद सीधा इस चीज को अगले कुछ दिनों के लिए करो, 7-8 दिनों के लिए करो। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर लग जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, टीचर को दिखाओ, ठीक है। एंड रिपीट दिस साइकिल। तो तकरीबन आपके पास पिछले 10 साल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिफोर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन वो आपके हाथ से चले जाने चाहिए, यानी कि आपको जो है वो लिख लिख के उनको दिखाना है। और फिर उसके बाद टीचर आपको बताएगा कि इसके अंदर ये केस स्टडी लिख दो, इसके अंदर ये डेटा पॉइंट मिसिंग था, इसके अंदर ये वाला एग्जाम्पल फोर्स्ड लग रहा है, इसको मत लिखो, इसके अंदर इस चीज को एक्सप्लेनेटरी मैनर के अंदर लिखो। आपका इंट्रो जो है वो बहुत ज्यादा कंप्लेक्स चला जा रहा है, ठीक है। और इस तरीके से आप वैल्यू एडिशंस करते चले जाओगे, इन्हीं के ऊपर चिट्स लगती चली जाएंगी। एंड दीज आर द फाइनल थिंग्स, इन्हीं को आप बेसिकली अपने एग्जामिनेशन सेंटर से पहले उस दिन, वो जो पहले 7 दिन होते हैं और जो आपके पास एग्जामिनेशन से पहले का कुछ टाइम होता है, इसी से स्किम कर जाओगे आप चीजों को, ठीक है। सो बी इन द फॉर्म। इसके अंदर इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर एप्टीट्यूड, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं है इसमें। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, दैट इज योर फॉर्म, ठीक है। धीरे धीरे उस फॉर्म में आओ और उस फॉर्म को अगेन आंसर राइटिंग के थ्रू आपको कंटिन्यू रखना है,
ठीक है, वहां पे पहुंचे, यू आर इन फॉर्म, आई कैन गारंटी यू कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, नॉट ओनली इन द ऑप्शनल पेपर बट ऑल्सो इन द जर्नल स्टडीज, ठीक है। और सबसे जो बड़ा थ्रेट है अभी, कई बच्चे जिन्होंने ऑप्शनल नहीं पढ़ा होता है वो क्या करते हैं कि सारा का सारा टाइम ऑप्शनल को दे देते हैं और जर्नल स्टडीज को एक मतलब बहुत मिन्यूट सा टाइम देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जर्नल स्टडीज के अंदर तो सबके नंबर आ जाते हैं, मैं ऑप्शनल में कर जाऊं, ठीक है। डू नॉट फॉल इनटू दैट पर्टिकुलर ट्रैप। जर्नल स्टडीज के अंदर सबके नंबर नहीं आते हैं, जर्नल स्टडीज को उतना टाइम देना है आपको, एंड देन फिर उसके बाद आपको ऑप्शनल का टाइम देना है। डू नॉट फॉल इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग कि भाई मैं सारा का सारा टाइम जो है वो ऑप्शनल को दे जाऊं और ऑप्शनल में 350 नंबर ले जाऊंगा, ठीक है। डू नॉट डू दैट, ठीक है, ओके। और इन चीजों को जो है वो एक बार आप कीजिए सो दैट अ पेस इज बिल्ट। थैंक यू।